सबसे पहला टॉपिक है विलियन। विलियन विलियन 8 नंबर का है। परिभाषा। विलियन क्या होता है? दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को विलियन बोलते हैं। पहला शब्द है दो या दो से अधिक। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, आपके पास है एक मग, इसके अंदर पानी डालो, पानी के साथ साथ चीनी डाल दो इसमें। अब दोनों को घोल डालो, खूब घोलो। अब अगर यहाँ से टेस्ट करोगे तो यहाँ भी उतना ही स्वाद होगा। समांगी मतलब समान अंग में पूरी तरह से इसमें मिल गई है, इसलिए इसे समांगी कहते हैं। उपस्थित अब पढ़ते हैं सांद्रता के पद। इसके दो पद पढ़ेंगे, मोलरता और मोललता। इसको कैपिटल एम से दर्शाते हैं, इसको कैपिटल एम से दर्शाते हैं। सांद्रता के पद हेडिंग लगाओ। भार प्रतिशत हम नहीं पढ़ेंगे। आयतन प्रतिशत नहीं पढ़ेंगे। पार्ट्स प्रति मिलियन छोड़ देना। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत छोड़ देना। नॉर्मलता नहीं पढ़ना है, फॉर्मलता नहीं पढ़ना है। बात करते हैं मोलरता की और मोललता की, और इस पर न्यूमेरिकल की बात करेंगे। यह होता है स्मॉल एम और यह होता है कैपिटल एम। अब ध्यान से सुनो, जहाँ पे एक आर है जहाँ पे एक आर है वो विलियन की बात करेगा, विलियन के आयतन की बात करेगा। जहाँ पे दो बार लो है ल है, वहाँ पे विलाई की बात होगी। विलाई की बात होगी जहाँ पे दो बार ले है।
1 kg विलाई की बात होगी। यहाँ पे आयतन किस में होगा, लीटर में। यहाँ तक क्लियर। अब स्टार्ट करें। अब 1 लीटर को 1000 ml बोल सकते हैं। में उपस्थित विलय के मोल की संख्या को मोलरता कहते हैं। साथ साथ नोट्स बनाते चलो। अब जहाँ पे 1 लीटर है वहाँ पे 1 kg लिख दो और विलेन की जगह वहाँ पे विलाई कर दो। 1 kg विलायक, 1 kg विलायक, 1 kg विलायक कर दो। बाकी सेम परिभाषा है। में 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। अब दोनों के सूत्र को निकालेंगे और दोनों के फॉर्मूलों को मेंटेन करेंगे साथ में। अब ये मोललता के 2 फॉर्मूले हैं, विलय के मोल अपॉन विलाई का द्रव्यमान जो कि केजी में होता है, और दूसरा फॉर्मूला है विलय के मोल अपॉन विलाई का द्रव्यमान इंटू 100। जब द्रव्यमान ग्राम में हो तो 100 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे लिखो मोलरता और यहाँ पे मोललता। अब ध्यान से सुनना। सूत्र होगा इसका विलय के मोल अपॉन विलयन का कुल आयतन। किसमें, विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। अब इसमें मोललता में स्मॉल m बराबर विलय के मोल विलय का मोल अपॉन विलय का भार केजी में। अगर ये केजी में नहीं हुआ तो स्मॉल m बराबर W अपॉन m इंटू में W इंटू में 1000। स्मॉल m बराबर इसको भी ऐसे लिखते हैं W अपॉन m इंटू में W इंटू में 1000। क्यों लिखता है इसको, दोनों जगह W सेम है। W जो होता है वो होता है विलय का भार, जो कैपिटल W होता है वो होता है विलय का भार। और जो M होता है वो होता है अणुभार। किसका होता है अणुभार, विलय का। इसकी जगह लिखते हैं V क्या होता है, आयतन। आयतन V होता है, यहाँ पे होता है W। अब यहाँ पे 1000 क्यों लगा है, क्योंकि जब ये केजी में है तब तो 1000 नहीं लगेंगे, लेकिन जब ये ml में आएगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक न्यूमेरिकल दिया गया है कि 58.5 ग्राम NaCl को 500 ग्राम जल में घोला गया
विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। NaCl को 500 ग्राम जल में घोला गया। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। ये एक पात्र है, इसमें 500 ग्राम जल है। इसमें 58.5 ग्राम NaCl डाल दिया है। अब इसमें पूछा जाए विलायक कौन है और विलेय कौन है। अब इसकी मोलता ज्ञात करना है। स्मॉल m बराबर क्या होता है, विलेय का मोल बटा विलयन का आयतन, विलायक का आयतन नहीं, भार केजी में। अट्ठावन पॉइंट ग्राम। जिसकी मात्रा कम होती है वही होता है विलेय, जिसकी मात्रा ज़्यादा है वो है विलायक। पहले विलेय के मोल निकालने पड़ेंगे। मोल कैसे निकाला जाता है, मोल बराबर क्या होता है, विलेय का भार बटा अणुभार। अट्ठावन पॉइंट 5 दिए गए विलेय का भार। अब अणुभार NaCl, अणुभार विलेय का ही होता है। अणुभार कैसे निकालेंगे तो सुनो, Na प्लस Cl, Na का होता है 35.5 प्लस 23, दोनों को जोड़ो तो 58.5 आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 मोल। तो अब 1 मोल आया तो ये m बराबर लिखो 1 बटा विलायक का भार कितना है, 500 ग्राम। अगर ये ग्राम है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो ये 2 मोल प्रति लीटर इसका आंसर हो जाएगा। अब हेडिंग लगाओ विलेयता। 3 प्रकार की होती है। पहली होती है द्रव और गैस का, जिसमें आप हेनरी का नियम पढ़ोगे। दूसरा होगा ध्रुव प्लस द्रव, इसमें जिसे पानी में अल्कोहल मिला के पियो। हेनरी के नियम में होता है पानी में गैस, जैसे CO2, जैसे स्प्राइट होता है। तीसरा होता है द्रव प्लस ठोस, जैसे पानी के अंदर नमक। इसमें राउल्ट का नियम पढ़ा जाता है। राउल्ट का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर अणुसंख्यक गुणधर्म आएगा। विलेयता क्या होती है, किसी विलयन में विलेय का पूर्ण रूप से घुल जाना विलेयता कहलाता है। किसी विलयन में विलेय का पूर्ण रूप से घुल जाना
विलेयता कहलाता है। जैसे आपने लिया पानी, जिसके अंदर मिला दिया नमक या चीनी जो पूरी तरह से घुल गई, उसे हम कहते हैं विलेयता। जो पूरी तरह से घुल जाए उसे हम बोल देंगे विलेयता। हेडिंग लगाओ हेनरी का नियम। द्रव प्लस गैस। हेनरी के नियम का मतलब होता है कि पानी है, उसके अंदर गैस को घोलना है। अब तुम सबको पता है कि पानी के अंदर गैस कैसे घुलेगा। जो पानी होता है हमारा, हम मान लो हमने इसके अंदर पानी ले लिया, अगर तुम इसके अंदर गैस डाल दिए, कोई भी गैस डाल दिया, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया जैसे, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो पूरी तरह से उड़ जाएगी। अब क्या करते हैं हम, अब क्या करते हैं, यहाँ पे लगाता है पिस्टन। एक लगाता हूँ पिस्टन, यहाँ पानी डाल देते हैं, ये पानी है खूब सारा, यहाँ पे गैस डाल देते हैं, ऊपर डाल देते हैं गैस। गैस ऊपर आएगी क्योंकि इसका घनत्व कम होता है। अब होगा क्या, जब ऊपर से हम दम लगाएंगे तो जो ये हमारे अंदर पानी है, जो ये पिस्टन यहाँ पे आएगा, ये क्या है, पिस्टन। जब ये नीचे आएगा तो जो हमारे अंदर जो ये पानी है, तो उस पानी के अंदर ये गैस घुल जाएगी। जब इसमें ऊपर से प्रेशर लगेगा तो पानी के अंदर गैस घुल जाएगी। अब जो पानी के अंदर गैस घुल रही है वो किस कारण से घुल रही है, दिमाग लगाओ। वो दाब के कारण घुल रही है, दाब लग रहा है इस पर। तो अब हेनरी का नियम क्या कहता है कि स्थिर ताप पर गैस के मोलंस होते हैं, वो दाब के समानुपाती होते हैं। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि जितना ज़्यादा दाब लगाओगे, मतलब प्रेशर पी, उतना ज़्यादा गैस के मोलंस उतना ज़्यादा उसके अंदर घुलेगा। पी समानुपाती एक्स क्या है, मोलंस। जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो यहाँ आएगा के एक्स जी। के क्या होता है, हेनरी स्थिरांक। जो कोल्ड ड्रिंक्स और होती है वो हेनरी के नियम पर काम करती है। अब हेडिंग लगाओ राउल्ट का नियम। किसी ताप पर वाष्पशील द्रव्यों के विलयन के लिए विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस शुद्ध अवयव के वाष्प दाब और इसके मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। अब इसके लिए एक सूत्र होता है, उसको याद रखना। राउल्ट का नियम होता है P1 माइनस P0 माइनस P1 अपॉन P0 बराबर होता है x। इस पर न्यूमेरिकल आते हैं। x क्या होता है, मोल अंश।
अब पी नोट क्या है? शुद्ध विलायक है। पी वन क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। पी नोट होता है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और पी वन होता है विलयन का वाष्प दाब। अब आगे पढ़ते हैं अणु संख्या गुणधर्म। यहाँ से न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा आते हैं। पहला न्यूमेरिकल बनेगा आपेक्षिक वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। और दूसरा पूछा जाता है क्वथनांक उन्नयन। तीसरा है हिमांक का अवनमन। चौथा है प्रासरण दाब। पहली हेडिंग लगाओ वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। वाष्प का दाब का मतलब होता है वाष्प द्वारा लगाया गया दाब। वाष्प द्वारा लगाया गया दाब। अपेक्षित का मतलब होता है कम होना। नहीं सॉरी, इसका मतलब होता है संबंध होना। अवनमन का मतलब होता है कम होना। मान लो हमारे पास एक बर्तन है। इसको बंद कर दिया। अब इसके अंदर पानी डाला। अब पानी क्या करेगा, ध्यान से सुनो। पानी क्या करेगा? पानी यहाँ से निकलना स्टार्ट करेगा। यहाँ से निकलना स्टार्ट करेगा, बाहर निकलना स्टार्ट करेगा। लेकिन पानी अब क्या बनेगा? वाष्प। यहाँ पे इकट्ठा होना स्टार्ट कर देगा। अब जब ये बाहर नहीं निकल पाएगा तो होगा क्या? तो अब ये नीचे की तरफ दाब लगाएगा। अब दाब कौन लगा रहा है? वाष्प। तो वाष्प द्वारा लगाया गया दाब को वाष्प दाब कहते हैं। वाष्प दाब। अब इसी के अंदर हम मिला देते हैं नमक। नमक जो होता है वो अवाष्पशील होता है। इसका क्या मतलब है कि नमक कभी भी भाप बन के उड़ेगा नहीं। तो अब आप ये पानी लिए, अब इस पानी के अंदर पानी भाप बनता उड़ता जा रहा है। आपने इसमें नमक मिलाया। नमक यहाँ पे ऊपर इकट्ठा हो गया और अब ये पानी को जाने से रोक देगा। जब पानी ऊपर नहीं जाएगा तो वाष्प
बनेगी नहीं, और जब वाष्प नहीं बनेगी तो वाष्प में क्या आ गई, कमी आ गई। कमी क्यों आई, क्योंकि नीचे से जब पानी जा ही नहीं रहा है तो वाष्प बनेगा ही नहीं। वाष्प नहीं बनेगा तो वाष्प नीचे दाब लगाएगा नहीं, तो वाष्प में आ गई कमी। अब दूसरा टॉपिक है क्वथनांक का उन्नयन। पहले शब्द का अर्थ समझो। क्वथनांक का मतलब होता है किसी चीज का उबलना। उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि, किसी चीज का बढ़ना। किसी चीज का उबलने में बढ़ाई कब बढ़ता है, उस पर बात करेंगे। जैसे हमारे पास एक विलायक है, इसके अंदर है पानी। अब पानी के अंदर लगा दिया आग। अब होगा क्या, पानी पानी यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट किया, उबलना स्टार्ट कर दिया। अब ये बहुत स्पीड में उबलेगा। इसे सुनो, हमने पानी लिया, इसके अंदर नीचे आग लगा दी, तो अब ये तेजी से उबलना शुरू करेगा। अब एक अलग से बर्तन लिया, जिसको ऊपर से बंद कर दिया। इसके नीचे भी आग लगा दी, तो यह उबलना स्टार्ट करेगा, ऊपर जाएगा। अब आपने इसके अंदर नमक मिला दिया, नमक जाएगा, इसके पास जाएगा और यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। जब यहाँ पे इकट्ठा होगा तो यह पानी को उबलने नहीं देगा। पानी ऊपर जाना चाहेगा तो उसको ऊपर नहीं जाने देगा, उसको रोकेगा। क्यों नहीं उठने देगा, क्योंकि नमक जो होता है वो उसकी भाप नहीं बनती, नमक अवाष्पशील होता है। अब अब वाष्प का, जब आग का ताप बढ़ा देंगे तो उबाल में वृद्धि होगी। अब उबलने में वृद्धि होगी तो इसी को क्वथनांक का उन्नयन बोलते हैं। क्वथनांक का उन्नयन। इसको डेल्टा टी से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा टी क्या होता है, तापमान। टी बी से प्रदर्शित करते हैं। बी क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। अब इसमें लिखो किसी शुद्ध विलायक में उपस्थित विलय का मोल अंश मिलाने पर उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है तो तापमान को बढ़ाने पर जो क्वथनांक बढ़ता है, मतलब जो उबाल बढ़ता है, उसे बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। एक बार फिर से देख लो, किसी शुद्ध विलायक में उपस्थित विलायक का मोल अंश मिलाने पर
उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है, तो तापमान बढ़ाने पर जो क्वथनांक बढ़ता है उसे क्वथनांक का अवनयन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या होता है? मोललता। मोललता क्यों होता है? जितना ज़्यादा आप इसमें नमक मिलाओगे, नमक की मात्रा बढ़ेगी, नमक की मात्रा बढ़ेगी तो पानी को उड़ने नहीं देगा, तो तापमान को ज़्यादा करना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा विलय का मोल, तापमान को बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए ये समानुपाती है। डेल्टा टी बी बराबर समानुपाती होगा के बी एम के। डेल्टा टी बी क्या है? क्वथनांक का अवनयन। के बी क्या? अवनयन स्थिरांक। अब मोललता बराबर क्या होता है? W अपॉन W, कैपिटल W इंटू M इंटू 1000। डेल्टा टी बी बराबर W अपॉन कैपिटल W इंटू कैपिटल M इंटू 1000। यह न्यूमेरिकल में यूज होता है। अब अगला है हिमाग का अवनमन। डेल्टा टी एफ, टी का मतलब होता है तापमान और एफ का मतलब होता है फ्रीजिंग, मतलब जमना। हमारे पास एक बर्तन है, शुद्ध पानी भर दिया। अब आप शुद्ध पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पर रखते हो तो यह तुरंत बर्फ बन जाएगा। अब यह पानी से बर्फ में परिवर्तित हो जा रहा है, लेकिन इसके अंदर कोई अवाष्पशील पदार्थ लिया, जैसे NaCl, अवाष्पशील पदार्थ। यहाँ मान लो कोई ठोस अवयव यूज किया। अब जो पहले 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में परिवर्तित हो रहा था वो अब 0 डिग्री पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहले यह शुद्ध था, अब इसको क्या कर दिया? अशुद्ध कर दिया। तो अब इसके टेम्परेचर में और ज़्यादा कमी आ जाएगी, तब ये जमेगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे इसमें मान लो NaCl मिलाया, तो NaCl के जितने ज़्यादा मोल इसके अंदर होंगे उतना ज़्यादा हिमाग का अवनमन होगा। अवनमन मतलब क्या होता है? कमी। किसी चीज़ के जमने में कमी आ गई, इसी को हिमाग में अवनमन बोलते हैं। डेल्टा टी एफ समानुपाती M, डेल्टा टी एफ बराबर हो गया के एफ। के एफ क्या होता है? हिमाग का स्थिरांक। इसी को लिखते हैं डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू में W इंटू 1000 अपॉन कैपिटल W इंटू कैपिटल M। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब एक न्यूमेरिकल दिया गया है कि 20 डिग्री तापमान पर किसी अवाष्पशील पदार्थ को मिलाने पर विद्युत अपघट्य पदार्थ के 10 ग्राम को घटाकर जल में घोला जाता है। जहां विलय का वाष्प दाब घटकर 17.55 mm से घटकर 17.235 mm हो जाता है, तो विलय का अनुभार ज्ञात कीजिए। तो यहाँ सबसे पहले प्रेशर दिया गया है। अब थोड़ी देर पहले ये बताया था कि P0 माइनस P1 अपॉन P0 बराबर x, यह फॉर्मूला बताया था। 10 ग्राम क्या है? विलय है, और
100 ग्राम क्या है? विलायक है। सॉरी, यहाँ पे 100 ग्राम है, जल में घोला जाता है। ये 17.55 शुद्ध वाष्प दाब है और 17.235 विलायक का वाष्प दाब है। इस सवाल को आप लगाओ। हेडिंग डालो परासरण। इसको पाई से भी दर्शाते हैं और पी से भी दर्शाते हैं। क्या होता है जब कोई विलायक का कण विलयन या जब ज्यादा विलायक के कण कम विलायक वाले कण की ओर प्रवाहित होते हैं, उन्हें परासरण कहते हैं। अब परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया दाब परासरण दाब कहलाता है। इसको पाई या पी से डिनोट करते हैं। जहाँ पाई बराबर होता है CRT, आर टी क्या है? तापमान है, आर नियतांक है और सी सांद्रता है। या यही मोलरता होती है। अब नया चैप्टर शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री, विद्युत रसायन। यह 7 नंबर का चैप्टर है। सबसे पहले विद्युत रसायन किसे कहते हैं? विद्युत का मतलब होता है विद्युत ऊर्जा और रसायन का मतलब होता है रासायनिक ऊर्जा। इसके दोनों के संबंध का अध्ययन करना यहाँ पे वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। अब वैद्युत ऊर्जा क्या होती है और रासायनिक ऊर्जा क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा मतलब सेल, बैटरी। वैद्युत ऊर्जा मतलब लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। परिभाषा: वैद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के परस्पर संबंध के बारे में अध्ययन करना। वैद्युत रसायन कहलाता है। वैद्युत ऊर्जा के अंतर्गत क्या आता है? वैद्युत अपघटनी सेल, और इसके रासायनिक ऊर्जा क्या आता है अंतर्गत? डैनियल सेल।
एक डैनियल सेल होता है, दूसरा होता है विद्युत अपघट्य सेल। तो यहाँ हेडिंग लगाओ विद्युत अपघटनी सेल। और इधर विद्युत रासायनिक सेल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्रिक सेल। वैद्युत अपघटनी का क्या मतलब होता है? वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करना ही वैद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन ही वैद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है डैनियल सेल। वैद्युत अपघटनी सेल ऐसे एक सेल बनता है, इसके अंदर डाल दिया अन्य सेल, इसको वैद्युत अपघट्य भी बोला जाता है। वैद्युत अपघट्य अपघट्य क्या होता है? जो अपने आयनों में टूट जाए। टूट जाता है, जैसे NaCl है तो जो Na+ और Cl- में टूट जाता है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रोड और एनोड डालते हैं। यह है एनोड और यह है इलेक्ट्रोड। यह है एनोड, ये होता है प्लस में, इलेक्ट्रोड होता है माइनस में, कैथोड होता है ये, और ये होता है एनोड। तो यहाँ पे क्या है? प्लस, ये Na और ये Cl। जब ये टूटेगा तो प्लस के पास माइनस जाता है, क्लोरीन यहाँ पे जाएगा माइनस के पास, क्लोरीन जाएगा प्लस के पास, इसके ऊपर माइनस 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 माइनस, और Na+ जाएगा कैथोड पे, प्लस प्लस। अब अगर ये डैनियल सेल होता तो ये माइनस इधर होता और प्लस इधर होता। डैनियल सेल में ये उल्टा होता है, जस्ट अपोजिट। अब एक है वैद्युत चालकता, इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। C बराबर होता है 1/R। R क्या होता है? प्रतिरोध। वैद्युत चालकता किसे कहते हैं? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। अब आगे हेडिंग डालो विशिष्ट चालकता।
विशिष्ट चालकता होती है कप्पा, इसको क्या बोलते हैं? कप्पा। कप्पा बराबर होता है 1/ρ। रो को क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। और कप्पा को क्या बोलता है? विशिष्ट चालकता। परिभाषा लिखो, किसी विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता बोलते हैं। अब आगे है मोलर चालकता, जिसको बोलते हैं लैम्डा। के इंटू 1000/m के बराबर क्या होता है? विशिष्ट चालकता। m क्या है? मोलरता है। अब बोल सकते हो कि विशिष्ट चालकता और मोलरता के अनुपात को मोलर चालकता बोलते हैं। अब एक होती है तुल्यांकी चालकता। लैम्डा EQ। लैम्डा EQ बराबर होता है के इंटू 1000/n। n क्या होता है? नॉर्मलता। और के क्या होता है? विशिष्ट चालकता। n क्या होता है? नॉर्मलता। अब परिभाषा हो जाएगी, विशिष्ट चालकता और नॉर्मलता के अनुपात को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। अब आगे है फेराडे नियम। अब कुछ देर पहले वैद्युत अपकृति ने बनाया था। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लिए थे। ये एनोड था, ये कैथोड था। ये Na+ और ये Cl-। अब बाहर से बैटरी यूज किया है जो अंदर एनर्जी देना स्टार्ट करेगी। जो ये Na+ है और Cl है वो टूटना स्टार्ट करेगा। और जब ये टूटना स्टार्ट करेगा तो आपको पता है कि ये प्लस है तो इसके पास क्लोरीन जाएगा, इस पर चिपक जाएगा। तो ये इस मोटा होता जाएगा, इसकी छड़ मोटी होती जाएगी। और सेम चीज यहाँ पे होगी, इसकी छड़ मोटी होती जाएगी। यहाँ पे क्लोरीन आ रहा है, अन्य, और यहाँ पे अन्य जाएगा। अब क्या होगा? फैराडे के 2 नियम होते हैं। 2 नियम। जितना ज्यादा बाहर से आवेश दोगे, आवेश, उतना ज्यादा बार W बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जब बाहर से इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो इसके अंदर ये इस छड़ पर आएगा आवेश। और जो इस पानी के अंदर जो अन्य Cl है वो Na+ और Cl- में टूटेगा।
तो ये सोडियम जो प्लस में है ये माइनस के पास जाएगा, और Cl माइनस का है तो ये प्लस के पास जाएगा, तो इसके छड़ पे जाके इकट्ठा हो जाएगा। तो फैराडे का नियम यही होता है। तो Q बराबर हो जाएगा ZW। ये है फैराडे का प्रथम नियम। परिभाषा लिखो इसकी। वैद्युत अपघट्य में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर दिया गया आवेश इलेक्ट्रोड पर दिए गए आवेश के कारण मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाले धारा के समानुपाती होता है। फैराडे का द्वितीय नियम। जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न वैद्युत अपघट्य में प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड पर प्रवाहित होने वाले पदार्थ की मात्रा उसके रासायनिक तुल्यांक समानुपाती होता है या बराबर होता है। W1/W2 बराबर E1/E2। W1 क्या है? पदार्थ की मात्रा जैसे मान लो ये दोनों का अलग अलग है, जैसे ये पदार्थ है ये पदार्थ है, तो ये W1 है ये W2 है, दोनों का अलग अलग है। Z1/Z2 बराबर E1/E2। Z1 क्या है? तुल्यांकित चालकता। अब होता है विद्युत वाहक बल EMF। E सेल बराबर E कैथोड माइनस E एनोड। E सेल क्या होता है? विद्युत वाहक बल या विभव। यह भी अर्ध सेल है।
और ये भी अर्ध सेल है। ये पॉजिटिव है तो ये अप चेन कराएगा। ये डेनियल सेल में बात कर रहे हैं अपन। ये माइनस है तो ये ऑक्सीकरण करवाता है। परिभाषा लिखो, दो अर्ध सेल के बीच के विभव के अंतर को वैद्युतवाहक बल तथा विभवांतर कहते हैं। विभवांतर भी इसी को कहते हैं। अब आगे है नैनसर्ड समीकरण। ये क्या होता है? E बराबर E नोट टू 2.33 अपॉन NF log 10 Q, या फिर इसी को लिखते हैं E नोट 0.591 अपॉन N log 10 Q। Q बराबर क्या होता है? उत्पाद की सांद्रता बटा विकारक की सांद्रता। अब आगे है वैद्युत रासायनिक श्रेणी। ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। मानक स्थिति पर ई नोट सेल बराबर ई नोट कैथोड माइनस एनोड, या 298 केल्विन तापमान होगा या 273 1 बार दाब होगा, 1 बार एटीएम दाब होगा। अब स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो चैप्टर बचे हैं उनको अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ हेलो का मतलब है हेलोजन, यहाँ पे भी हेलोजनी। हेलोजन कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यही हेलोजन तुम्हारी पूरी किताब में है, यही हेलोजन है। इसको हम बोलते हैं फ्लोरो, इसको बोलते हैं क्लोरो, इसको बोलते हैं ब्रोमो, इसको बोलते हैं आयोडो। अब एल्केन का क्या मतलब होता है? जैसे हमारे पास है मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है। ये जिसके लास्ट में एन आ रहा है ये एल्केन है। ब्यूटेन हो गया, पेंटेन हो गया, हेक्सेन। जब फ्लोरो को मेथेन के साथ जोड़ोगे तो ये बनेगा फ्लोरोमेथेन। जब फ्लोरो को एथेन के साथ जोड़ोगे तो बनेगा फ्लोरोएथेन। क्लोरो को प्रोपेन के साथ जोड़ोगे तो क्लोरोप्रोपेन। ब्रोमो को ब्यूटेन के साथ जोड़ोगे तो होगा ब्रोमोब्यूटेन।
आयोडो को जोड़ो, आयोडो को पेंटेन के साथ जोड़ोगे तो होगा आयोडो पेंटेन। एल्केन का मतलब होता है खुली श्रृंखला। यही आपका हेलो एल्केन है। चारों में से कोई भी जुड़े तो ये हेलो एल्केन है। अब यहाँ पे एरिन का मतलब क्या है? एरिन का मतलब सिर्फ और सिर्फ है बेंजीन। एरिन का मतलब सिर्फ और सिर्फ बेंजीन होता है। ये बेंजीन होता है। जैसे इसके अंदर हेलो जोड़ा, जैसे क्लोरीन जोड़ा तो ये हो जाएगा हेलो क्लोरीन, क्लोरोबेंजीन, सॉरी क्लोरोबेंजीन। अगर इस पे ब्रोमीन जोड़ा तो ये हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। इसी को हेलो एरिन बोलते हैं। जैसे दिया गया है CH3Cl, ये क्या है? एल्केन है। ये क्या है? हेलो है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? हेलो एल्केन। पूरी किताब में बस इसी को पढ़ना है। पहले हेलो एल्केन के बारे में बात करेंगे, फिर हेलो एरिन के बारे में बात करेंगे। हेलो एल्केन की परिभाषा लिखो। जब कोई हेलोजन हाइड्रोकार्बन कार्बन के जब कोई हेलोजन हाइड्रोकार्बन के H को प्रतिस्थापित करता है तो उसे हेलो एल्केन कहते हैं। तुम्हारे पास है CH3, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन। मान लो Cl2 के साथ रिएक्शन करवा दिया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी कार्बन बाहर नहीं जाएगा। यहाँ से एक Cl निकला और यहाँ से एक H निकला तो HCl निकल जाएगा, और जहाँ से ये Cl निकला है, H निकला है, वहाँ पे जाके Cl जुड़ जाएगा। HCl, तो ये हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं CH3Cl। ये हो जाएगा हेलो एल्केन। क्लोरीन गया, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया और Cl लग गया है, इसी को हेलो एल्केन बोलते हैं। चाहे कितने भी कार्बन लगे हो और उसके साथ फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो जुड़ा है, तो चाहे कितने भी कार्बन हो वो हेलो एल्केन ही होगा। अब लिखो हेलो एल्केन का निर्माण। एल्कोहल द्वारा। हमारे पास ये एल्कोहल क्या है? CH3OH, इसकी रिएक्शन करा दो PCl5 से। PCl5 क्या होता है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड।
फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब स्पेशल 5 से रिएक्शन करवाते हैं तो ये हो जाएगा CH3Cl और HCl निकल जाएगा, प्लस हो जाएगा PCl3। इसको देखो ये कैसे हुआ, तो ये देखो CH3OH है, इसकी रिएक्शन करा दी PCl5 से, PCl5 से, इसके 5 क्लोरीन है, तो ये हो गया CH3Cl और ये HCl निकल गया और ये POCl3 निकल गया। तो ये देखो CH3Cl, HCl और POCl3। अब लेते हैं डार्जन अभिक्रिया। डार्जन अभिक्रिया CH3OH, ये क्या है, मेथनॉल है, प्लस SOCl2, ये क्या है, थायोनिल क्लोराइड। किसकी उपस्थिति में करवाएंगे, पिरीडीन की उपस्थिति में। तो ये हो जाएगा CH3Cl प्लस SO2 प्लस HCl। अब देखो कैसे हुआ कि CH3OH, ये SOCl2 है, तो ये HCl निकल जाएगा और Cl निकल जाएगा, तो ये हो गया CH3Cl और SO2 और HCl। इसका क्या नाम है, क्लोरोमेथेन। ये होता है सल्फर डाइऑक्साइड, और ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देखो हेलो एल्केन का निर्माण हेलोजन अम्ल द्वारा। मेथनॉल लेते हैं, उसकी रिएक्शन कराते हैं HCl से ZCl2, ZnCl2, यहाँ से निकलेगा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो करेगा H2O निकलेगा, H2, और यहाँ से OH निकला तो यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा, CH3Cl। यह है क्लोरोमेथेन प्राप्त हुआ है। ZnCl2 ल्यूकस अभिकर्मक होता है। हेलो एल्केन का निर्माण हेलो एल्कीन द्वारा। हेलो एल्केन का निर्माण एल्कीन द्वारा। एल्कीन क्या होता है, जिसके अंदर डबल बॉन्ड होता है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या होता है, प्रोपीन। रिएक्शन करा दी HBr से, इसमें मार्कोनिकोव का रूल लगेगा, मार्कोनिकोव का नियम। H प्लस में Br माइनस में है,
मार्कनकोव का नियम क्या होता है? अच्छा, हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा हो और Br वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम हो। जब भी डबल बॉन्ड दिखे तो उसको तोड़ दो। तो इसको तोड़ेंगे तो CH3 CH2 तो हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पे और Br जाएगा यहाँ पे। हम करें तो 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब आ गया है फ्रेंकल अभिक्रिया। CH3 Cl या CH3 Br, इसका नाम है क्लोरोमेथेन। इसका नाम है ब्रोमोमेथेन। इसकी रिएक्शन करा दो सोडियम आयोडाइड से। सोडियम आयोडाइड एसीटोन की उपस्थिति में, एसीटोन क्या होता है? CH3C डबल बॉन्ड O CH3। इसकी भी सोडियम एसीटोन की उपस्थिति, आयोडाइड की उपस्थिति में एसीटोन की प्रेजेंस में अन्य Cl बाहर निकल चुका है। I को CH3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो CH3I, इसका नाम हो गया आयोडोमेथेन। इसको अन्य Br को बाहर कर दो, अन्य Br प्लस CH3I, तो ये भी आयोडोमेथेन। दोनों सेम ही है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। अब आ गया है स्वार्ट्ज अभिक्रिया। CH3Cl या Br भी लिख सकते हैं। Ag अब सिल्वर फ्लोराइड, अब होता क्या है ध्यान से सुनो। CH3 मान लो Cl, रिएक्शन करवाया AgF से, Ag के साथ Cl निकल गया है। ये फ्लोरीन CH3 के साथ गया, CH3 फ्लोरीन, ये है फ्लोरोमेथेन, ये फ्लोरोमेथेन बन चुका है। आगे है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये दो प्रकार की होती है, SN1 और SN2। SN1 में होती है हेलो एल्केन 3 डिग्री एल्कोहल। पहले स्टेप में क्या होता है? CH3C और ये Cl है, या यहाँ से Cl निकलेगा तो आ जाएगा CH3C, यहाँ पे आ जाएगा प्लस कार्बोनाइन और ये Cl माइनस निकल जाएगा। अब दूसरे चरण में क्या होगा? CH3C अब यहाँ पे OH आएगा। OH के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं ले सकते, सिर्फ OH लेना है। और ये इससे जाके जुड़ गया CH3 और ये इससे जुड़ गया और ये 3 डिग्री का एल्कोहल बना दिया। पहला पद होता है धीमा, ये होता है तीव्र। अब लिखो
SN2 द्विअणुक नाभिकरा की प्रतिस्थापना विक्रिया। यहाँ पे 1 डिग्री का हेलो एल्केन लेते हैं, CH3Cl प्लस OH लेते हैं। अब ये OH धीरे धीरे जुड़ रहा है और Cl निकल रहा है। इसको बोलते हैं संक्रमण अवस्था। अब नेक्स्ट आगे होगा CH और ये OH आ गया और Cl बाहर निकल गया। ये एक ही चरण में संपन्न होती है। लिख दो नीचे। अब लिखो हेलोएरिन का निर्माण। ये बेंजीन है, इस पे क्लोरीन रखा है। ये बेंजीन है, सबके पास एक एक हाइड्रोजन है। इसकी रिएक्शन करा दो Cl2 के साथ। अब क्या होगा, अभी इसके पास 2 Cl है, यहाँ से H निकला, यहाँ से Cl निकला, HCl बाहर हो गया। अब Cl इस पे जाके जुड़ेगा। ये Cl यहाँ जुड़ गया। इसका नाम है क्लोरोबेंजीन या हेलोएरीन। अब लिखो हेलोएरीन का निर्माण। हेलोएरीन का निर्माण BDC से, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से। ये लिया बेंजीन N2Cl, ये है BDC बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, प्लस ले लिया HBr, क्यूप्रस ब्रोमाइड की उपस्थिति में ये उत्प्रेरक है क्यूप्रस ब्रोमाइड। तो यहाँ से HCl निकल गया बाहर और N2 गैस है तो उड़ गई, पीछे रह गया बेंजीन और उस पर ब्रोमीन। तो ये हो गया ब्रोमो बेंजीन, या इसकी जगह BDC ले लो N2Cl और इसकी रिएक्शन करवा दो Cu पाउडर से। ये भी उत्प्रेरक है, तो यहाँ से HCl निकल जाएगा, N2 उड़ जाएगी और ये बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन या हेलोएरीन। इस रिएक्शन को बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन और इसको गाटरमान